पेशकश में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। सोचिए, आखिर ये जदीद हुकूमतें काम कैसे करती हैं, इनका ढांचा कैसे बनता है और ताकत का तवाज़ुन कैसे बरकरार रहता है। आज हम इन्हीं बातों की गहराई में जाएंगे और इन पेचीदा तस्वुरात को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा असल बात पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर जहन में आता है। भारत में वजीर आज़म का ओहदा क्यों होता है जबकि अमेरिका में सदर का? ये सिर्फ ओहदों के नामों का फ़र्क नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी दिलचस्प पहेली है जो इन दोनों मुल्कों की हुकूमती बुनियादों को खोल कर रख देती है। और आज हम मिलकर इस पहेली को सुलझाएंगे। जल्दी से आज के इस खाके पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। हुकूमत के 2 निज़ाम, पार्लिमानी ढांचा, इज्तिमाई जिम्मेदारी का उसूल, भारत ने इसे क्यों चुना और आखिर में सदारती मुतबादिल। पहला हिस्सा, हुकूमत के 2 निज़ाम और उनकी बुनियादी शाखें। किसी भी 2 निज़ाम का आपस में मवाजना करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक रियासत का पहिया चलता कैसे है, उसकी बुनियादी इकाइयाँ क्या हैं। और इसे समझने के लिए हुकूमत की 3 अहम शाखों को देखना होगा। ये टेबल इसे बहुत खूबसूरती से बयान करता है। पहली शाख है मुकन्नना, जिसका काम मुल्क के लिए कानून बनाना है। फिर आती है आमिला, जो इन कानूनों को नाफिज करती है यानी लागू करती है। और तीसरी है अदलिया, जिसकी जिम्मेदारी इंसाफ फराहम करना है। ये तीनों शाखें मिलकर किसी भी निज़ाम की मजबूत बुनियाद रखती हैं। दूसरा हिस्सा, पार्लिमानी ढांचा और ये कैसे काम करता है। अब हम थोड़ा और करीब से इस निज़ाम के अंदरूनी कामों को देखेंगे। अगर हम तारीख के औराक पलटें तो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत दरअसल बरतानिया में परवान चढ़ा। वहीं एक तवील तारीखी अमल के ज़रिए पार्लियामेंट की नशोनुमा हुई और उसे इक़्तिदार का आला तरीन इदारा तस्लीम किया गया। उसकी सबसे अहम खुसूसियत ही पार्लियामेंट की बालादस्ती है। आइए देखते हैं कि ये पूरा निज़ाम बनता कैसे है। ये 4 आसान मराहिल हैं। सबसे पहले अवाम के मुंतखब ऐवान यानी लोकसभा के इंतखाबात होते हैं। फिर देखा जाता है कि किस जमात ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। जो जमात जीत जाती है उसका रहनुमा वज़ीर आज़म बन जाता है। और चौथे मरहले में वज़ीर आज़म अपनी मदद के लिए अपनी काबीना यानी वज़रा की काउंसिल का इंतखाब करता है। कितना सीधा सिलसिला है ना। लेकिन ठहरिए, एक अहम सवाल। अगर इंतखाबात में किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना मिले तो क्या होगा? क्या निज़ाम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ आती है मखलूत हुकूमत। मुख्तलिफ जमातें आपस में इत्तिहाद करती हैं, अपनी अक्सरियत साबित करती हैं और मिलकर हुकूमत बनाती हैं। ये इस निज़ाम की एक बहुत ही खूबसूरत लचक है। तीसरा हिस्सा, इज्तिमाई जिम्मेदारी का उसूल और एहतिसाब का तरीका। हुकूमत बन तो गई, मगर इस ताकतवर हुकूमत को लगाम कैसे दी जाती है? यहाँ एक लफ्ज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, इज्तिमाई जिम्मेदारी। ये इस पूरे निज़ाम की जान है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत और उसकी काबीना सिर्फ कानून नाफिज नहीं कर रही, बल्कि वो अपने हर छोटे बड़े फैसले के लिए कानून साज मजलिस के सामने जवाबदाह है। किसी एक वजीर का फैसला पूरी हुकूमत का फैसला माना जाता है और सबको मिलकर उसका दिफा करना होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हुकूमत सिर्फ तब तक इक़्तिदार में रह सकती है जब तक पार्लियामेंट का उस पर एतमाद बरकरार रहे। अगर पार्लियामेंट को लगे कि हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही तो वो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। ये एक ऐसा हथियार है कि अगर चल जाए और मंजूर हो जाए तो पूरी की पूरी हुकूमत को, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, फ़ौरन हटा दिया जाता है। चौथा हिस्सा, भारत ने इसे क्यों चुना? आखिर आज़ादी के बाद भारत ने इस मखसूस पार्लिमानी फ्रेमवर्क को ही क्यों अपनाया? इसकी वजह बहुत अमली है। भारत के आइन साजों ने कोई बिल्कुल नया तजुर्बा करने के बजाय एक आजमूदा रास्ता चुना। बरतानवी दौरे हुकूमत में ही भारत में पार्लिमानी तर्ज के इदारे पहले ही बन चुके थे। अवाम और इंतज़ामिया इस निज़ाम से बखूबी वाकिफ़ थे। इसी जानी पहचानी वाक़ियत ने इस फैसले में सबसे अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा इसे चुनने की एक बहुत बड़ी वजह जमहूरियत को मजबूत करना था। इस निज़ाम में बहस और मुबाहिसे की मुकम्मल गुंजाइश होती है। यह हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन को एक मुस्तकिल और मजबूत प्लेटफॉर्म देता है। अपोजिशन हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद कर सकती है, कड़े सवालात पूछ सकती है। ये सब इसलिए होता है ताकि हुकूमत मनमानी ना कर सके और हमेशा अवामी मफाद ही अवलीन तरजीह रहे।
اور اب آخری حصہ، صدارتی متبادل۔ یاد ہے شروع میں ہم نے ایک پہیلی کی بات کی تھی، اب ہم امریکہ کے نظام کا موازنہ کر کے اسے حل کریں گے۔ ان دونوں نظاموں کے درمیان پایا جانے والا فرق سچ میں بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیے، پارلیمانی نظام میں عاملہ پوری طرح سے مقننہ پر انحصار کرتی ہے، اس کی محتاج ہوتی ہے، لیکن صدارتی نظام میں اختیارات کی تقسیم بالکل الگ ہے۔ وہاں عاملہ اور قانون ساز مجلس دونوں ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور الگ تھلگ کام کرتے ہیں۔ اسے تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ صدارتی نظام میں جو ملک کا سب سے بڑا ایگزیکٹو ہوتا ہے، یعنی صدر، وہ عوام کے ذریعے براہ راست منتخب ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ایک الگ عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے۔ اسے پارلیمنٹ میں کسی اکثریتی جماعت کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہی چیز اسے پارلیمانی وزیر اعظم سے بالکل مختلف بنا دیتی ہے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ حالانکہ ہم نے یہاں بھارت اور امریکہ کی مثالیں دی ہیں، پر یہ ڈھانچے بنیادی ماڈلز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے جمہوری ممالک جیسے فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی انہی بنیادی اصولوں کو لیتے ہیں اور انہیں اپنے ملک کی ضرورت، ثقافت اور ملکی حالات کے مطابق تھوڑا تبدیل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیے آج کی یہ بحث یہاں سمیٹتے ہیں۔ ہم نے طاقت کے توازن اور احتساب کو سمجھا۔ جاتے جاتے یہ ایک بہت اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ سوچئے، ایک صحت مند اور جواب دہ جمہوریت کی بقا کے لیے ایک مضبوط اور فعال اپوزیشن کا ہونا آخر کتنا ضروری ہے؟ اپنے ارد گرد کے نظام کو دیکھیے اور اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے سفر میں آج کے لیے بس